हम सब ने ये फॉर्मूला कभी ना कभी तो पढ़ा है कि F इक्वल्स GMM डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर्ड, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एग्जाम में आया, हमने वैल्यूज डाली, आंसर निकाला, नंबर मिल गए, बढ़िया है। लेकिन आज मैं चाहता हूँ आप एक बार इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो, क्योंकि इसमें 4 बहुत इंटरेस्टिंग चीजें छुपी हुई हैं। हम इसे दोबारा अपने आप स्क्रैच से डिस्कवर करने का ट्राई करेंगे, और ये पक्की बात है कि अगर आप एंड तक रुके रहे तो आपको लगेगा कि ये फॉर्मूला शायद आप खुद भी निकाल सकते थे। तो शुरू करते हैं। सिक्सटीन हंड्रेड्स में सबको लगता था कि यूनिवर्स की 2 अलग रूल बुक्स हैं। एक जमीन के लिए, यहाँ गैलीलियो चीजें ऊपर से गिरा गिरा के देख रहे थे, और उन्होंने एक बहुत अजीब चीज नोटिस की कि अगर आप एक भारी पत्थर और एक हल्के छोटे पत्थर को एक साथ छोड़ो तो दोनों जमीन पे सेम टाइम पे गिरते हैं। और दूसरी रूल बुक थी ऊपर आसमान के लिए। वहां केपलर ने लिटरली अपनी पूरी जिंदगी लगा दी प्लैनेट्स का हिसाब रखने में। सालों साल का डेटा इकट्ठा किया और निकाला कि प्लैनेट्स सन के अराउंड कैसे घूमते हैं, किस स्पीड पे और कितने टाइम में। सबको लगता था कि इन 2 रूल बुक्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। फिर एंट्री होती है सर आइजक न्यूटन की। सबने सुन रखा है कि न्यूटन के सर पे सेब गिरा और उन्होंने फिजिक्स इन्वेंट कर दी। ये थोड़ा एग्जैजरेटेड है, सेब सर पे नहीं गिरा था, लेकिन कोर आइडिया सच है कि न्यूटन ने एक गिरते हुए सेब को देखा और सवाल किया कि जो इनविजिबल फोर्स सेब को नीचे खींच रही है, कहीं उसी फोर्स ने तो चांद को भी उसके ऑर्बिट में पकड़ के नहीं रखा। उस टाइम ये आइडिया बिल्कुल क्रेजी था, लेकिन आइडिया के साथ प्रॉब्लम यही है कि वो सिर्फ आइडिया रहता है जब तक कि उसे प्रूफ ना करो। तो न्यूटन को अब इस फोर्स की वैल्यू निकालनी थी और पता लगाना था कि ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है। वापस चलते हैं गैलीलियो की उस ऑब्जर्वेशन पे कि भारी और हल्की चीज एक साथ गिरती है। लेकिन एक बार इसको सोच के देखो, एक भारी पत्थर है, उसे हिलाना मुश्किल है, वो जिद्दी है, जिद कर रहा है कि मैं अपनी स्टेट नहीं बदल रहा। फिजिक्स में इस जिद को बोलते हैं इनर्शिया। ज्यादा मास, ज्यादा इनर्शिया। अब अगर ग्रेविटी दोनों पे सेम फोर्स लगाए तो भारी पत्थर को मूव करना मुश्किल होना चाहिए, इसीलिए वो धीरे एक्सेलरेट करेगा और हल्का पत्थर तेज एक्सेलरेट करेगा। तो हल्की चीज को पहले गिरना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं है, दोनों साथ गिरते हैं। इसका मतलब है अगर दोनों चीजें सेम रेट से गिर रही हैं तो ग्रेविटी उस भारी चीज को ज्यादा जोर से खींच रही होगी, बिल्कुल उतना ज्यादा जितना उसका इनर्शिया है। इनर्शिया ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा, परफेक्टली बैलेंस करने के लिए। और यहां से एक चीज आती है कि जिस चीज को ग्रेविटी खींच रही है, फोर्स उसके मास के प्रोपोर्शनल है। अब न्यूटन ने एक और बढ़िया चीज सोची अपने ही थर्ड लॉ से। मतलब अगर जमीन सेब को नीचे खींच रही है तो सेब भी जमीन को उतने ही फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा होगा, बस अर्थ इतनी भारी है कि वो बिल्कुल ही नहीं हिली। अब हमने निकाला कि फोर्स सेब के मास पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर सेब भी अर्थ को पुल कर रहा है तो फोर्स अर्थ के मास पे भी उतना ही डिपेंड करेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सेम रोल प्ले कर रहे हैं। तो फोर्स दोनों मासेस पे डिपेंड करता है, तो F इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M टाइम्स स्मॉल m। पर अब यहाँ एक बहुत नेचुरल सवाल आता है जो शायद आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि मल्टीप्लाई ही क्यों, इन दोनों मासेस को ऐड क्यों नहीं कर देते। दोनों की यूनिट सेम है तो ऐड तो पक्का हो सकते हैं और होने भी चाहिए, लेकिन इसका जवाब 2 तरह से समझ आता है। एक तो ये कि हर चीज सेम रेट से गिरती है। अब देखते हैं कि अगर मासेस को ऐड कर रहे होते तो क्या होता। एक्सेलरेशन निकालने के लिए फोर्स को ऑब्जेक्ट के मास से डिवाइड करते हैं। इस केस में एक्सेलरेशन आता है कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस 1। दिक्कत यह है कि एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंडेंट हो गया, लेकिन हमें पता है कि हर चीज बिल्कुल सेम रेट से नीचे गिरती है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। इसीलिए जब मासेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सेलरेशन सिर्फ अर्थ के मास पे डिपेंडेंट आता है, ऑब्जेक्ट के मास से कोई फर्क नहीं पड़ता और पड़ना भी नहीं चाहिए। एक और तरीका है जो मुझे ज्यादा सही लगता है कि ग्रेविटी को ऐसे सोचो जैसे हर छोटे पार्टिकल के बीच इनविजिबल थ्रेड्स हों। ऑब्जेक्ट A का 1 यूनिट मास ऑब्जेक्ट B के 1 यूनिट मास को 1 यूनिट के फोर्स से खींचता है। अब देखते हैं क्या होता है जब हमारे पास डिफरेंट मासेस आते हैं। अब इस एनिमेशन में इन ऑब्जेक्ट के मासेस पे और फोर्स पे ध्यान दो। साफ दिख रहा है कि मासेस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो F इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M इंटू स्मॉल m। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है डिस्टेंस का। यहां न्यूटन ने एक और जीनियस आइडिया सोचा। उन्होंने सोचा क्योंकि चांद भी तो एक्चुअली गिर रहा है, तो चांद सीधी लाइन में नहीं गिरता, वो अर्थ के अराउंड कर्व करता है। और कर्व करने का मतलब है कि वो लगातार अर्थ की तरफ गिरता रहता है, बस वो इतनी तेज आगे बढ़ रहा है कि कभी टकराता नहीं है, बस गिरता रहता है घूमते हुए। तो चांद का भी एक एक्सेलरेशन है। अब न्यूटन के पास एस्ट्रोनॉमी से 2 नंबर्स ऑलरेडी थे। पहला तो कि चांद अर्थ के सेंटर से लगभग 60 गुना दूर है एक सेब के कंपैरिजन में जो सरफेस पे है। दूसरा, चांद के ऑर्बिट में उसका एक्सेलरेशन लगभग 3600 गुना कम है।
मतलब डिस्टेंस 60 गुना बढ़ने पर एक्सेलरेशन 3600 गुना कमजोर हो गया। डिस्टेंस जितने गुना बढ़ता है फोर्स उसके स्क्वायर से कमजोर होता है। इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर्ड। अब ये एप्पल और मून वाली कहानी इंट्यूशन बिल्ड करने के लिए सही है, लेकिन न्यूटन को सॉलिड मैथ से इसे प्रूव करना था, ना कि सिर्फ कहानी सुना के। केपलर याद है, उन्होंने न्यूटन से पहले ही आंसर तैयार कर रखा था। मान लो एक प्लेनेट सन के अराउंड एक सर्कल में घूम रहा है। उसे सर्कल में घूमते रहने के लिए सन को उसे अंदर की तरफ खींचना पड़ेगा, वरना वो सीधा स्पेस में निकल जाएगा। इस अंदर खींचने वाले फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसका फॉर्मूला न्यूटन को पहले से पता था। फॉर्मूला बताता है कि फोर्स बराबर mv²/r। अब प्रॉब्लम है कि प्लेनेट की स्पीड कैसे पता लगे, लेकिन एक आसान चीज नाप सकते हैं। प्लेनेट को एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, t, और स्पीड तो सिंपल है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक चक्कर का डिस्टेंस है सर्कल का सरकमफेरेंस 2πr, टाइम है t, तो स्पीड है 2πr डिवाइडेड बाई t। इस स्पीड को फोर्स वाले फॉर्मूले में वापस डाल के सिंप्लीफाई करने पर हमें बचता है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m टाइम्स r डिवाइडेड बाई t²। अब थोड़ी दिक्कत आएगी, नीचे t² है पर मुझे डिस्टेंस चाहिए r के टर्म्स में। टाइम को डिस्टेंस से कैसे जोड़ूं? और तभी केपलर के दिए रूल्स काम आते हैं। केपलर ने सालों का डेटा इकट्ठा करके एक बहुत ही क्रेजी रूल निकाला कि जब एक प्लेनेट एक सन का चक्कर लगाता है तो उसके टाइम पीरियड का स्क्वायर उसके डिस्टेंस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। न्यूटन ने केपलर का ये रूल उठाया, अपने फॉर्मूला में डाला और सिंप्लीफाई किया, और जैसे ही सिंप्लीफाई करते हैं हमें मिलता है m/r², वही इनवर्स स्क्वायर लॉ। गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से फोर्स प्रोपोर्शनल टू m, अर्थ और एप्पल के म्यूचुअल पुल से 4 प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M टाइम्स स्मॉल m, और चांद के डिस्टेंस से केपलर के प्रूफ से F इज प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाय r²। इन सब को जोड़ने पर हमें मिलता है फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M टाइम्स स्मॉल m डिवाइडेड बाय r²। बस एक आखिरी चीज बाकी है, ये प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल को इक्वल बनाने के लिए एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं g, द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो फोर्स आता है gmm डिवाइडेड बाय r²। पर अब एक प्रॉब्लम है कि न्यूटन के पास फॉर्मूला का शेप है लेकिन g की एक्चुअल वैल्यू नहीं थी। तो g इतना मुश्किल क्यों था निकालना? क्योंकि ग्रेविटी बहुत कमजोर फोर्स है। फॉर्मूला से g निकालने के लिए आपको बाकी सब पता होना चाहिए, फोर्स, दोनों मासेस और डिस्टेंस। पर प्रॉब्लम यही है कि लैब में दो नॉर्मल चीजों के बीच की ग्रेविटी इतनी कमजोर थी कि 17th सेंचुरी की टेक्नोलॉजी से इसे नापना इम्पॉसिबल था, और अर्थ वाली ग्रेविटी के लिए अर्थ का मास पता होना चाहिए था, जो किसी को नहीं पता था। न्यूटन के मरने के 70 साल बाद एक साइंटिस्ट आए, हेनरी कैवेंडिश, साल 1798, और भाई उन्होंने ग्रेविटी को लैब में नाप लिया। उन्होंने बनाया एक टॉर्शन बैलेंस। एक बहुत पतले सेंसिटिव तार से उन्होंने एक हल्की लकड़ी की रॉड लटकाई। रॉड के दोनों सिरों पे 2 छोटी लेड की बॉल्स लगा दी। फिर वो 2 बड़ी और भारी लेड की बॉल्स छोटी बॉल्स के पास लेके आए, और उनके बीच की ग्रेविटी बहुत कम थी, पर बस इतनी कि छोटी बॉल हल्का सा हिल जाए। और यहां ध्यान दो कि वो कितना केयरफुल थे। उन्होंने ये ट्विस्ट मेजर किया एक टेलीस्कोप से, कमरे के बाहर से खड़े होके, क्योंकि अगर वो खुद कमरे में होते तो उनकी बॉडी की गर्मी से हवा में हल्का सा करंट बन जाता और एक्सपेरिमेंट खराब हो जाता। अब कैवेंडिश के पास सब कुछ था, तार के ट्विस्ट से फोर्स, 2 मासेस और उनके बीच का डिस्टेंस। उन्होंने बस उस फॉर्मूला को रीअरेंज किया, जी के लिए सॉल्व किया, और जो नंबर निकला वो था 6.674 × 10⁻11। ये नंबर इतना छोटा है कि यही एक्सप्लेन करता है कि इसका इफेक्ट दिखने के लिए पूरे प्लेनेट जितना मास चाहिए। और एक बात है कि जैसे ही जी मिल गया, लोग फॉर्मूला को उल्टा चला के अर्थ का मास भी निकाल सकते थे। तो कैवेंडिश ने सिर्फ जी नहीं नापा, उन्होंने एक तरह से पूरी अर्थ को तोल दिया बिना कभी उसे उठाए। गैलीलियो ने देखा कि सब चीजें सेम रेट से गिरती हैं। केपलर ने कई साल लगा के प्लैनेट्स का डेटा निकाला। न्यूटन ने इन दोनों को एक सिंगल आइडिया से जोड़ दिया, और कैवेंडिश ने लगभग 150 साल बाद उस फोर्स को लैब में नाप के दिखाया। 4 लोग लगभग 150 साल, और एंड में एक लाइन, फोर्स इक्वल्स gmm डिवाइडेड बाय r²। और अब आप जब भी ये फॉर्मूला देखोगे तो ये एक रैंडम एग्जाम में आने वाली चीज नहीं रहेगा। आपको पता होगा कि m टाइम्स m क्यों है, आपको पता होगा कि r² क्यों है, आपको पता होगा कि g कहाँ से आया। ये फॉर्मूला कभी याद रखने वाली चीज थी ही नहीं।
हम स्कूल में नंबर लाने के चक्कर में इतना खो जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि ये सब जो हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं ये बस ऐसे ही रैंडमली लिखी हुई क्वेश्चंस नहीं है जिन्हें हम बस सॉल्व करके मार्क्स लाने हैं। ये कुछ ऐसा डिस्क्राइब कर रहे हैं जो हमारे आसपास दुनिया में सच में हो रहा है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली बार किसी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।